अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे मेल जेनिटल सिस्टम पैथोलॉजी चैप्टर नंबर 14 फ्रॉम पैथोमा। तो इसमें हमारे पास मेन 4 टॉपिक्स हैं। एक पीनस है, टेस्टिकल, आगे टेस्टिकल ट्यूमर्स और प्रोस्टेट। तो ये 4 टॉपिक्स हैं जिनमें से मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो टेस्टिकल ट्यूमर्स इसमें से आ जाता है या प्रोस्टेट में से आ जाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि पेनिस या टेस्टिकल से इनके जो स्ट्रक्चर या इनके जो माइनर प्रॉब्लम्स हैं उनमें से आ जाए। मोस्टली जो है टेस्टिकल ट्यूमर्स और प्रोस्टेट से आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पीनस से। सबसे पहले हमारे पास है हाइपोस्पेडियस। हाइपो मीन बिलो, स्पेडियस इसका क्या है, ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा ऑन इंफीरियर साइड सरफेस ऑफ पेनिस। किस वजह से होता है? ड्यू टू फेलियर ऑफ यूरिथ्रल फोल्ड्स टू क्लोज। जब इसकी सिंथेसिस हो रही होती है तो ऊपर हमारे पास जेनिटल ट्यूबरकल बनता है और उसके नीचे ऐसे ना दो प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको कहते हैं यूरिथ्रल फोल्ड्स। तो उन फोल्ड्स ने आपस में फिर मिलना होता है। तो अगर वो ना मिलें तो हमारे पास जो ओपनिंग रह जाती है वो इन्फीरियर साइड पे आ जाती है। तो ये हाइपोस्पेडियस है। एपिस्पेडियस क्या है? ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा ऑन सुपीरियर सरफेस ऑफ पेनिस। किस वजह से है? ड्यू टू एबनॉर्मल पोजीशनिंग ऑफ द जेनिटल ट्यूबरकल। जैसे पहले भी कहा कि जेनिटल ट्यूबरकल ऊपर होता है, नीचे यूरिथ्रल फोल्ड होते हैं। तो अगर जेनिटल ट्यूबरकल की एबनॉर्मल पोजीशनिंग हो जाए तो उसकी वजह से एपिस्पेडियस हो जाता है। एंड इट इज एसोसिएटेड विद ब्लैडर एक्स्ट्रोफी। आगे मेरे पास है कोंडाइलोमा अक्यूमिनेटम। जहाँ भी कोंडाइलोमा आता है वो मोस्टली जो है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 और 11, ये इसकी दो सब टाइप्स हैं, उनसे रिलेटेड होता है और ये नॉन न्यूप्लास्टिक होता है। इट इज़ बिनाइन वाइट वाटरी ग्रोथ ऑन जेनिटल स्किन, कि ये स्किन की डिजीज है जिसमें वाटरी ग्रोथ बन जाती है और ये बिनाइन होती है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय कोइलोसिटिक चेंज। इसमें हमारे पास जो न्यूक्लियर चेंज है जिसको कोइलोसिटिक चेंज कहते हैं वो हमारे पास मिलता है। तो ये किस वजह से? इट इज़ बिनाइन ग्रोथ ऑन जेनिटल स्किन due to human papilloma virus type 6 and 11 and it characterized by कोइलोसिटिक चेंज। ये है कोंडाइलोमा अक्यूमिनेटम। नेक्स्ट हमारे पास है लिम्फोग्रेनुलोमा विनियरम। इट इज नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंग्वाइनल लिम्फेटिक्स एंड लिम्फ नोड्स एंड इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काज्ड बाय क्लेमिडिया ट्राकोमाटिस। तो अगर स्केची किसी ने पढ़ी तो उसको क्लेमिडिया वाली वीडियो में या स्केच में वहाँ पे ना L1, 2 और 3 जो इसके हैं ना सीरोटाइप्स, तो ये वो करवाती हैं। तो ये सीरोटाइप्स इधर भी हैं, L1, 2 और L3। ये सीरोटाइप्स जो है ना क्लेमिडिया ट्राकोमाटिस की, उसकी वजह से ये STD है जो प्रेजेंट करती है एज अ नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंग्वाइनल लिम्फेटिक एंड लिम्फ नोड्स, क्योंकि L1, 2 और 3 इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के लेवल पे ही आता है। इट इवेंचुअली हील्स विद फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस से ये हील कर जाता है। और अगर पेनी एनल इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो जो रेक्टल स्ट्रक्चर बन जाते हैं इससे। आगे मेरे पास है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये क्योंकि हम पेनिस की डिजीज पढ़ रहे हैं तो इट इज़ अ मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ स्क्वेमस सेल्स ऑफ पिनाइल स्किन। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास इसके मेनली दो हैं। हाई रिस्क HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और दूसरा हमारे पास लैक ऑफ सर्कमसीजन, क्योंकि सर्कमसीजन अगर ना हो तो उसकी वजह से वो एज ए साइट फॉर इन्फ्लेमेशन बन जाती है, क्योंकि वो उसका अनएक्सपोज्ड एरिया होता है उसकी वजह से ना। तो लैक ऑफ सर्कमसीजन एंड हाई रिस्क HPV जिसके मस सेल कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर्स दो हैं। प्रिकर्सर लीजन्स कौन कौन से हो सकते हैं? बोवेन डिजीज़, एरिथ्रोप्लेजिया ऑफ क्विरेट एंड बोवेनॉइड पेपिलोसिस। ये इसके 3 हैं जो प्रिकर्सर इन साइटो लीजन है। बोवेन डिजीज़ क्या है कि इट इज इन साइटो कार्सिनोमा ऑफ पिनाइल शाफ्ट और स्क्रोटम दैट प्रेजेंट्स एज लीकोप्लेकिया। और एरिथ्रोप्लेकिया ऑफ क्विरेट क्या है? इन साइटो कार्सिनोमा ऑन द ग्लैंस दैट प्रेजेंट्स एज एरिथ्रोप्लेकिया। एक जो बोवेन डिजीज़ है वो हमारे पास शाफ्ट और स्क्रोटम की है,
ल्यूकोप्लेकिया, और जो एरिथ्रोप्लेजिया ऑफ क्यूरेट वो क्या है, ग्लैंस की है, मतलब है आगे वाले पोर्शन की, इंसाइटोकार्सिनोमा। तो ये आगे हमारे पास है बोबिनॉइड पेपुलोसिस। पेपुलोसिस से मिलता जुलता है इंसाइटोकार्सिनोमा दैट प्रेजेंट्स एज मल्टीपल रेडिश पेप्यूल्स। तो ये मोस्टली यंगर पेशेंट में होता है और ये इन्वेसिव कार्सिनोमा में प्रोग्रेस नहीं करता। तो प्रिकर्सर लीजन्स कितने कितने हैं, 3 है। बोवेन डिजीज जो शैफ्ट और स्क्रोटम की है, इंसाइटोकार्सिनोमा। एथ्रोप्लेजिया ऑफ क्वेरेट क्या है, ये ग्लैंस की है, इंसाइटोकार्सिनोमा। और बोबिनॉइड डिजीज क्या है, ये मल्टीपल रेडिश पेप्यूल्स हैं, इंसाइटोकार्सिनोमा। तो ये 3 प्रिकर्सर्स हैं जिसकी वजह से ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास हैं टेस्टिकल के जो डिजीज़ हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है क्रिप्टोर्किडिज्म। ये एक दफ़ा इसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसने इस तरह पूछा था कि एक रैपिडली इनलार्जिंग लेफ्ट इंग्वाइनल मैस है जो पिछले 3 माह से है, और हिस्ट्री से ये पता चला है कि स्मॉल स्वेलिंग एट बर्थ प्रेजेंट थी, और लेफ़्ट स्क्रोटल सैक वो एम्प्टी है। तो ये इसका सिनेरियो आया था। तो ये है कि क्रिप्टोर्किडिज्म इट इज़ फेलियर ऑफ टेस्टिकल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटल सैक। कि नॉर्मली जो होता है कि जो सबसे पहले टेस्टिकल्स हैं वो एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं और फिर डिसेंड करते हैं इनटू द स्क्रोटल सैक, जैसे बच्चा आगे पड़ा होता है। तो अगर वो डिसेंड ना करें तो उसकी वजह से जो टेस्टिकल हैं वो एब्डोमेन में ही रह जाते हैं या अपने किसी भी रूट के मतलब फंस जाते हैं और आगे स्क्रोटल सैक में नहीं पहुंच पाते, तो उसको कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। तो मोस्ट कॉमन कंजेनिटल मेल रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मेलिटी है, और मोस्टली जो केसेस हैं वो स्पॉन्टेनियसली ही रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर ना हो रहे हो तो फिर हम 2 साल से पहले, मतलब बच्चे की 2 साल अगर उम्र है तो उससे पहले पहले हम ऑर्किपेक्सी कर देते हैं। एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम उसको फिर स्क्रोटल सैक में लेके आते हैं, ऑर्किपेक्सी नाम है इसका। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकती हैं कि टेस्टिकल एट्रोफी हो सकती है, क्योंकि टेस्टिकल का टेम्परेचर जो, क्योंकि थोड़ा सा उसको कम चाहिए होता है बाकी बॉडी टेम्परेचर से, तो उसकी वजह से टेस्टिकुलर एट्रोफी विद इनफर्टिलिटी एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ सेमिनोमा। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो क्वेश्चन जो इसमें था वो सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है कि अगर स्क्रोटल सैक एम्प्टी है तो इसका मतलब वहाँ पे टेस्टिकल डिसेंड नहीं किए, तो ये इसका मतलब सीधा सीधा सा डायग्नोसिस क्रिप्टोर्किडिज्म था। बाकी और कुछ नहीं पूछा था, सिर्फ उसने ये पूछा था डायग्नोसिस का, बाकी दूसरा पार्ट जो था वो इसका और था आगे वाले ट्यूमर से ना। तो आइटस इन्फ्लेमेशन है और ऑर्काइटिस टेस्टिकल से, इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिकल, और कॉजेज इसके क्या हैं, क्लेमीडिया, ट्रोकोमाटिस सीरोटाइप डी थ्रू के, और नेज़ीरिया गोनोरी। और दूसरे नंबर पे इकोलाई एंड सोडोमोनास, नंबर 3 पे मम्प्स वायरस, और नंबर 4 पे ऑटोइम्यून ऑर्काइटिस। जो तो ये इसके 4 काजेज़ हैं। जो इसमें क्लेमीडिया और नेज़ीरिया गोनोरिया जो है वो अडल्ट्स में, और इसकी वजह से स्टेरिलिटी का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, लेकिन लिबिडो इफ़ेक्ट नहीं होती क्योंकि लेडिंग सेल्स जो होते हैं वो स्पेयर्ड रहते हैं इसमें। जो इकोलाई और सूडोमोनास से इन्फेक्शन होता है तो ये ओल्डर अडल्ट्स में होता है, और यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन चले जाते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। मम्प्स वायरस, क्योंकि मम्प्स जो है एक तो मेनली जो पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है, तो उसके साथ साथ 3 जो और कहता है मेनिंजाइटिस करता है, पेंक्रेटाइटिस और साथ में ऑर्काइटिस। तो ये इसके ऐसे समय ट्राइड होता है जो ये कॉज करता है मम्प्स वायरस। तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, और मोस्टली चिल्ड्रन में होता है लेस देन 10 ईयर्स। ऑटोइम्यून ऑर्काइटिस जो है तो इसमें क्या होता है, ग्रेनुलोमा इन्वॉल्विंग द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये इसके 4 कॉजेस थे, क्लेमीडिया और नेज़ेरिया गोनोरी, इकोलाई एंड सूडोमोनास, मम्प्स वायरस एंड ऑटोइम्यून ऑर्काइटिस। इसमें से क्वेश्चन नहीं आया हुआ वैसे,
आगे हमारे पास है टॉपिक टेस्टिकुलर टॉर्शन। टॉर्शन ट्विस्टिंग और टेस्टिकुलर जो उसकी टेस्टिकल रिलेटेड जो भी हमारे पास कंटेंट्स हैं। इट इज़ ट्विस्टिंग ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड, थिन वॉल्ड वेन्स बिकम obstructed लीडिंग टू कंजेशन एंड हेमोरेजिक इन्फॉक्शन। तो इसमें क्या होता है, जब स्पर्मेटिक कॉर्ड की ट्विस्टिंग हो जाती है तो जो हमारे पास आर्टरीज आ रही होती हैं उनका जो ल्यूमेन होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है रिलेटिवली टू वेन। तो टेस्टिकुलर टॉर्शन से जो मेनली इफेक्ट होता है वो वेन्स पे आता है। थिन वॉल्ड वेन्स जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से कंजेशन और हेमोरेजिक इन्फॉक्शन होता है। और ये मोस्टली किस वजह से होता है कि अगर कंजेनिटल फेलियर हो जाए टेस्टिकल जो इनर लाइनिंग ऑफ स्क्रोटम है उससे अटैचमेंट में वाया द प्रोसेसर वेजिनैलिस, कि उसकी जो अंदर अटैचमेंट होती है स्क्रोटम से तो वाया प्रोसेसर वेजिनैलिस तो वो नहीं हो पाती, कंजेनिटल प्रॉब्लम होता है। और प्रेजेंट्स इन एडोलेसेंट्स विद सडन टेस्टिकुलर पेन एंड क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स, एब्सेंट क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स, कि सडन टेस्टिकुलर पेन और क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो ये इसकी प्रेजेंटिंग साइन है। वेरिकोसील क्या है, जिस तरह वेरिकोज वेन्स होती हैं हमारे पास वैसे ही वेरिकोसील है। इट इज़ डायलेशन ऑफ स्पर्मेटिक वेन ड्यू टू इम्पेयर्ड ड्रेनेज। और इसमें क्या होता है कि जो प्रेजेंट करता है पेशेंट वो उसको एज अ बैग ऑफ वर्म्स अपीयरेंस, स्वेलिंग प्रेजेंट्स एज स्क्रोटल स्वेलिंग विद अ बैग ऑफ वर्म्स अपीयरेंस। तो ये वर्ड याद रखिएगा कि ऐसा लगता है जैसे बैग ऑफ वर्म्स है, तो स्वेलिंग ऐसे प्रेजेंट करती है। और यूजुअली ये लेफ़्ट साइड होता है। और मोस्टली क्यों लेफ़्ट साइड होता है, क्योंकि जो लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन है वो ड्रेन कर रही होती है लेफ़्ट रीनल वेन में, और फिर आगे वो लेफ़्ट रीनल वेन है वो आगे फिर इन्फीरियर वेना केवा में जाती है। लेकिन जो राइट होती है वो डायरेक्ट जो ही इन्फीरियर वेना केवा में चले जाते हैं। तो अगर हमारे पास कोई रीनल प्रॉब्लम है लाइक रीनल सेल कार्सिनोमा है, तो जब वो रीनल वेन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो उसकी वजह से हमारे पास लेफ़्ट स्पर्मेटिक वेन जो है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास फिर वेरिकोसील मोस्टली लेफ़्ट साइडेड ही होता है। तो ये इसकी मेन रीज़न है। इट इज़ सीन इन लार्ज पेशेंट्स ऑफ इनफर्टाइल मेल्स। आगे हमारे पास है हाइड्रोसील। तो हाइड्रोसील वो फ्लूइड से रिलेटेड है, फ्लूइड कलेक्शन विद इन द ट्यूनिका वेजिनैलिस। तो ट्यूनिका वेजिनैलिस क्या है कि टेस्टिकल की कवरिंग है जो कि पेरिटोनियम से आती है। जब ये डिसेंड करते हैं स्क्रोटम में तो उनके साथ ही पेरिटोनियम की एक कवरिंग आती है जिसको कहते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। तो इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक सुपरफिशियल और डीप। तो इन दोनों के दरमियान यहाँ एक स्पेस होता है जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। मतलब इतना एक फ्लूइड होता है, एक पोटेंशियल स्पेस है ना, कि उसमें एक ना ताकि लुब्रिक एज उसके मूवमेंट के लिए। और तो जब टेस्टिकल डिसेंड कर जाते हैं तो ये ऊपर से फिर इसके दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको फिर क्लोज होना होता है। तो अगर नहीं होते तो उसकी वजह से ये वो रास्ता पेटेंट रह जाता है, तो इसकी वजह से फ्लूइड कलेक्शन हो जाती है हमारे पास। तो इसको कहते हैं हाइड्रोसील। इट इज़ एसोसिएटेड विद इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ प्रोसेसस वेजिनैलिस। जो प्रोसेसस वेजिनैलिस होता है जिसकी जो बाद में हमारे पास ट्यूनिका वेजिनैलिस बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास कम्युनिकेशन रह जाता है विद द पेरिटोनियल कैविटी। इन्फेंट्स में ये कॉज है, और ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज ये अडल्ट्स में कॉज है। और ये प्रेजेंट कैसे करता है, एज अ स्क्रोटल स्वेलिंग दैट कैन बी ट्रांसलिमिनेटेड। तो ये याद रखिएगा, इसको बाकी ट्यूमर्स टेस्टिकल ट्यूमर से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये इसका जो स्वेलिंग है वो ट्रांसलिमिनेशन शो करेगी जो हेटेरोसील की है, क्योंकि अंदर फ्लूइड ही है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास ये ट्रांसलिमिनेटेड टेस्ट पॉजिटिव इसमें आता है। आगे हमारे पास है जो मेन टॉपिक है टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। तो मोस्टली होता है 50% चांसेस होते हैं कि
टेस्टिकुलर ट्यूमर से आ जाए क्वेश्चन, और 50% चांसेस होते हैं कि प्रोस्टेट में से आ जाए। मोस्टली जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो टेस्टिकुलर ट्यूमर से ही आए हैं रिलेटिवली विद द प्रोस्टेट। तो इसमें हमारे पास क्या है कि बेसिक प्रिंसिपल इसमें क्या है कि इट अराइज फ्रॉम जर्म सेल और सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमा। तो इसका हमारे पास इसके ऐसे समझ लें कि दो टाइप्स हैं मेन, कि जर्म सेल या सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमा। जर्म सेल होते हैं जो हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस या वो जेनेसिस से रिलेटेड होते हैं मेनली, और जो सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमा है वो सपोर्टिंग सेल के तौर पे आते हैं, जिस तरह ग्रेनुलोसा सेल्स, थीका सेल्स, सर्टोली और लेडिंग सेल्स। It presents as firm, painless testicular mass that cannot be translaminated। तो ये हेटेरोसेल से इसका डिफरेंस देख लें कि ये ट्रांसल्यूमिनेटेड नहीं हो सकता, और पेनलेस मैस की तरफ प्रेजेंट करता है। फर्म, यूजली नॉट बायोप्सी, बायोप्सी इसकी नहीं की जाती क्योंकि स्क्रोटम में इसके सीडिंग के चांसेस होते हैं, और रिमूवल वाया रेडिकल ऑर्किएक्टमी। तो ये वर्ड याद रखिएगा, रेडिकल ऑर्किएक्टमी, कि ये मोस्टली वो सिनेरियो में देता है कि एक इस तरह था मैस था, उसको फिर रेडिकल ऑर्किएक्टमी से रिमूव किया, तो आप मतलब बाकी भी चीज़ें देता है लेकिन ये ट्रीटमेंट भी साथ ही दे देता है। तो उससे फिर वो कहता है वो क्या हो सकता है। तो ये जब आपको याद होगा तो फिर आपको डायग्नोसिस में हेल्प मिलेगी कि रिमूव्ड वाया रेडिकल ऑर्किएक्टमी। मोस्टली जो टेस्टिकल ट्यूमर्स हैं वो मिलिग्नेंट होते हैं, वो जर्म सेल ट्यूमर होते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि दो इसकी मेन टाइप्स हैं, जर्म सेल ट्यूमर्स, सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स और अदर्स। ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, तो अभी बता देता हूँ कि क्लासिफिकेशन में एक तो जर्म सेल ट्यूमर्स हैं जिसमें आगे सेमिनोमा, नॉन सेमिनोमा आते हैं, और सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स हैं जिसमें लेडिंग सेल ट्यूमर और सर्टोलाइट ट्यूमर्स ये होते हैं। और जो हमारे पास अदर्स ट्यूमर्स में आते हैं जो उसमें लिम्फोमा मोस्ट कॉमन होता है। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन में 3 चीज़ें आती हैं टेस्टिकल ट्यूमर्स की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जर्म सेल ट्यूमर। इसका क्वेश्चन इसके नेम्स आए हुए हैं। जर्म सेल ट्यूमर्स क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेस्टिकल ट्यूमर्स, ग्रेटर देन 95% ऑफ केसेस, और ये मोस्टली 15 to 40 ईयर्स ऑफ एज में होता है। रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं? क्रिप्टोर्किडिज्म एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये 2 इसमें लिखे हुए हैं, और इसके साथ जो है वो आप मम्प्स और काइटस ये लिख लें क्योंकि ये क्वेश्चन भी है। मम्प्स और काइटस, इंग्वाइनल हर्निया, प्यूट्स जैगर सिंड्रोम और एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम। तो 2 क्वेश्चन पूछा से रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, तो उसमें क्रिप्टोर्किडिज्म और क्लाइनफेल्टर्स तो मेंशन्ड है, और इसके साथ मम्प्स और काइटस, इंग्वाइनल हर्निया, प्यूट्स जैगर सिंड्रोम और एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम। तो ये 4 आप साथ इसमें नोट कर लीजिए। ये जर्म सेल ट्यूमर को हमने डिवाइड किया हुआ है सेमिनोमा और नॉन सेमिनोमा में। ये भी क्वेश्चन है वो कि क्लासिफिकेशन इसकी क्या है या टाइप्स कौन सी हैं। तो हमारे पास सेमिनोमा और नॉन सेमिनोमा, तो आप इसको भी मार्क कर लीजिए। सेमिनोमाज और नॉन सेमिनोमाज का डिफरेंस भी आया हुआ है। तो सेमिनोमा जो है रिलेटिवली ज़्यादा केसेस होते हैं, 55%, और ये हाईली रिस्पॉन्सिव टू रेडियोथेरापी, मेटास्टेसाइज लेट एंड हैव एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस। तो ये इसके डिफरेंस में आप चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि एक तो हाईली रिस्पॉन्सिव टू रेडियोथेरापी, मेटास्टेसाइज लेट मेटास्टेसाइज करते हैं, और एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस होता है। और इनका जो स्प्रेड होता है मोस्टली, अगर जो मेटास्टेसाइज लेट करते हैं लेकिन जो स्प्रेड इनका होता है वो हेमाटोजेनस होता है मोस्टली। और कहाँ तक होता है? इलियक एंड पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स। तो ये पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स आप साथ मेंशन कर लें। इलियक भी जो लिम्फ नोड्स हैं, तो ये क्योंकि क्वेश्चन है वो है कि उसने पूछा था कि सेमिनोमा और नॉन सेमिनोमा में जो स्प्रेड होता है या मेटास्टेसिस होती है तो वो किसके थ्रू होती है? तो इसमें हेमाटोजेनस स्प्रेड है टू द इलियक एंड पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स।
तो इसने एक दफ़ा क्वेश्चन में दिया था कि पैराऑर्टिक लिम्फ नोड्स में एक स्प्रेड है तो उसमें क्या होगा, तो वो सेमिनोमास होता है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास नॉन सेमिनोमास है, 45% केसेस में होता है और शो वेरिएबल रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट एंड मेटास्टेसाइज अर्ली। तो ये इसके और रेडियोथेरेपी का इसका इतना इफेक्ट नहीं होता। तो मेटास्टेसिस किसके थ्रू, हेमेटोजेनस और लिम्फेटिक्स। तो ये नोट कर लीजिए, मेटोजेनस भी होता है और लिम्फेटिक्स के थ्रू भी होता है। मोस्टली जो होता है वो हेमेटोजेनस होता है टू द लिवर एंड लंग्स, लिवर और लंग्स तक ये मेटास्टेसाइज करता है। तो ये आप डिफरेंस इसका याद रखिए कि एक रेडियोथेरेपी को ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है, मेटास्टेसाइज लेट करता है, सेमिनोमा रिलेटिवली हायर केसेस इसके होते हैं और एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस होता है। और कहाँ तक करता है, इलियक और पैराऑर्टिक लिम्फ नोड्स तक, और हेमेटोजेनस स्प्रेड होता है इसका। नॉन सेमिनोमा में रिलेटिवली लोअर केसेस होते हैं और ट्रीटमेंट वेरिएबल शो करता है, अर्ली मेटास्टाइज कहा जाता है और हेमेटोजेनस या लिम्फेटिक्स के थ्रू। मोस्टली हेमेटोजेनस होता है और लिवर और लंग्स में मेटास्टेसाइज करता है। तो ये इसका मेटास्टेसिस है और डिफरेंस भी है। आगे हमारे पास है सेमिनोमा। इसकी डिटेल्स अगर देखें तो सेमिनोमा इज़ अ मेलिग्नेंट ट्यूमर, क्योंकि जो भी हमारे पास जर्म सेल ट्यूमर्स हैं वो सारे ही मेलिग्नेंट हैं, चाहे वो सेमिनोमास हैं चाहे नॉन सेमिनोमास हैं। It is a malignant tumor comprised of large cells with clear cytoplasm and central nuclei, resembles spermatogonia, and forms a homogeneous mass with no hemorrhage or necrosis. तो ये क्या है, ऐसे समझ लें कि ये थोड़े से साइलेंट होते हैं, सेमिनोमा ऐसे साइलेंट के, और क्योंकि इनमें हमारे पास लार्ज सेल होते हैं, क्लियर साइटोप्लाज्म और सेंट्रल न्यूक्लियाई होते हैं और होमोजेनियस मैस होते हैं जिसमें हेमरेज और नेक्रोसिस नहीं होता। मोस्ट कॉमन टेस्टिकल ट्यूमर और रिजेंबल ओवेरियन डिसजर्मिनोमा। रेयर केसेस में बीटा एसिड प्रोड्यूस होता है और गुड प्रोग्नोसिस होता है और रिस्पॉन्ड टू रेडियोथेरेपी, जैसे पहले भी बात हो चुकी है। आगे हमारे पास है नॉन सेमिनोमास। तो नॉन सेमिनोमास में हमारे पास जो इसकी आगे टाइप्स हैं वो सबसे पहले एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, सेकंड नंबर पे योक सैक ट्यूमर या एंडोडर्मल साइनस भी इसको कहते हैं, और कोरियो कार्सिनोमा, टेराटोमा एंड मिक्स्ड सेल ट्यूमर्स। तो इसके सिर्फ नाम जो हैं वो भी अलग से आए हुए हैं क्वेश्चन कि इनके सिर्फ नेम्स बता दें, जो जर्म सेल ट्यूमर्स या सेमिनोमास या नॉन सेमिनोमास। तो सिर्फ नाम भी और अलग से क्वेश्चन भी इसका है। तो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा क्या होता है, इट इज़ ए मैलिग्नेंट ट्यूमर कंप्राइज ऑफ इमेच्योर प्रिमिटिव सेल्स, क्योंकि एम्ब्रियोनल है तो प्रिमिटिव सेल्स इमेच्योर होंगे, दैट में प्रोड्यूस ग्लैंड्स, के जो ग्लैंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इट फॉर्म्स अ हेमरेजिक मैस विद नेक्रोसिस। तो अगर आप इसकी पिक्चर देख रहे हैं तो पेज नंबर 154 पे इसकी बनी हुई है कि एम्ब्रियोनल, फिगर नंबर 14.5, तो उसमें एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा। तो पहली पिक्चर में ग्लैंड्स वाइट कलर के शो हो रहे हैं, और नेक्स्ट जो है इसकी जो ग्रॉस अपीयरेंस है तो उसमें हेमरेजिक और नेक्रोसिस सेंट्रल एरिया में हमारे पास शो हो रही है। तो ये हमारे पास एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा है। ये क्या अग्रेसिव और अर्ली हेमेटोजेनस स्प्रेड होता है। कीमोथेरेपी में रिजल्ट इन डिफरेंशिएशन इन अनदर टाइप ऑफ जर्म सेल ट्यूमर लाइक टेराटोमा, इंक्रीज्ड अल्फा फेटोप्रोटीन और HCG में बी प्रेजेंट। आगे हमारे पास है योक सैक या एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। इट इज़ ए मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट रिजेंबल्स योक सैक एलिमेंट्स, के योक सैक जो एलिमेंट्स उससे रिजेंबल करता है। तो मोस्ट कॉमन टेस्टिकल ट्यूमर इन चिल्ड्रन है। तो आगे इसके जो प्रेजेंटिंग जो डायग्नोसिस में आता है वो स्किलर डुअल बॉडीज, ग्लोमेरुलर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो हिस्टोलॉजी में हमें मिलता है, और अल्फा फिटोप्रोटीन करेक्टरिस्टिकली एलिवेटेड, कि ये अल्फा फिटोप्रोटीन मोस्टली एमएस में ज़्यादा इसकी वैल्यू रेज होती है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो है कि इस रहता है, सबसे पहले उसने कहा कि स्किलर डुअल बॉडीज़ हमारे पास प्रेजेंट हैं, अल्फा फिटोप्रोटीन करेक्टरिस्टिकली एलिवेटेड है, और एक में उसने कहा था कि ग्लोमेरुलर लाइक स्ट्रक्चर है। तो अगर तीनों में से कोई भी आपसे कह दे
तो आप पिक कर लीजिएगा। स्केलर डुअल्स बॉडीज ग्लोमेरुलर लाइक स्ट्रक्चर है और अल्फा फेटोप्रोटीन करेक्टरिस्टिकली एलिवेटेड है, तो हमारे पास जो डायग्नोसिस होगा वो योक सैक ट्यूमर होगा। तो ये 3 से 4 दफ़ा ये क्वेश्चन है, तो आप इसको मार्क कर लीजिए। एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा का डायग्नोसिस हमारे पास नहीं आया हुआ, लेकिन इसका हमारे पास योक सैक का आया हुआ है। और सेमिनोमा का मोस्टली जो क्वेश्चन है वो सेमिनोमा ही आता है, लेकिन अगर वो योक सैक भी आ जाता होता है। इसमें उसने साथ में पूछी थी इसकी मॉर्फोलॉजी भी पूछी थी, और एक में उसने कहा था कि डायग्नोसिस ने से कि रेटिकुलर नेटवर्क ऑफ क्यूबॉइडल टू फ्लैटेंड सेल्स हैं। तो उसके ये मॉर्फोलॉजी में एक तो रेटिकुलर नेटवर्क ऑफ क्यूबॉइडल टू फ्लैटेंड सेल्स होंगे, और साथ में पेपिलरी स्ट्रक्चर्स, सॉलिड कोर्स ऑफ सेल्स, eosinophilic hyaline like globules are present within and outside the cytoplasm। तो ये और इसके साथ जो है ग्लोमेरुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है हिस्टोलॉजी में, स्केलर डुअल्स बॉडीज। तो ये इसके हिस्टोलॉजी में ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। जो नहीं लिखे वो रेटिकुलर नेटवर्क ऑफ क्यूबॉइडल टू फ्लैटेंड सेल्स हैं, पेपिलरी स्ट्रक्चर्स, सॉलिड कोर्स ऑफ सेल एंड eosinophilic hyaline like globules जो साइटोप्लाज्म के इनर और आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं। बाकी एक जो सेमिनोमा का वो डायग्नोसिस देता है, वो कहता है कि ग्रे वाइट मैस, लोब्यूलेटेड अपीयरेंस, और उसमें प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज। तो अगर ये ग्रे वाइट मैस कह दे तो वो आप सेमिनोमा पिक कीजिएगा, क्योंकि मोस्टली जो इसमें टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हैं उसमें सेमिनोमा ही क्वेश्चन आता है। तो अगर वो किसी और की कोई करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग बता देता है जो मोस्टली वो योग सैक ही देता है, लाइक स्केलर डुअल बॉडीज ग्लोमेरुलर लाइक स्ट्रक्चर या अल्फा फेटोप्रोटीन करेक्टरिस्टिकली एलिवेट अगर कहता है तो फिर योग सैक पे जाना है, नहीं तो डायरेक्ट वो सेमिनोमा का ही क्वेश्चन देता है इसमें। तो अगर ग्रे वाइट मैस का लोबिलेटेड अपीयरेंस और प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज कह दे तो उसका मतलब सेमिनोमा है, और इसमें नो हेमरेज नो नेक्रोसिस सेमिनोमा में होती है। तो ये क्वेश्चन इसका आया होता है इस तरह से। तो इसकी अगर टाइप्स की बात करें, सेमिनोमास की लिखी नहीं हुई, लेकिन इसका जो क्वेश्चन में आगे मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है, इसके टाइप्स के डिपेंड करती है। सेमिनोमा पे एक जो हमारे पास होती है सबसे पहले टिपिकल सेमिनोमा, क्लासिक सेमिनोमा, एनाप्लास्टिक सेमिनोमा। तो ये हमारे पास इसकी मेन ये 3 है, टिपिकल, क्लासिक और एनाप्लास्टिक। जो हमारे पास टिपिकल सेमिनोमा, ये मैंने आपको माइक्रोस्कोपिक फीचर्स बता रहा हूँ इसकी सेमिनोमा की, क्योंकि जो क्वेश्चन है आप ये नोट कर लें ज़्यादा। तो उसमें आपने ये लिखना है कि टिपिकल सेमिनोमा में क्या होता है कि शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म सेल्स डिवाइडेड इनटू poorly demarcated lobules by delicate fibrous septa, के शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म सेल्स होते हैं जिनको डिवाइड किया होता है डेलिकेट फाइब्रस सेप्टा ने। तो ये टिपिकल की हमारे पास मॉर्फोलॉजी है। और क्लासिक में हमारे पास एक तो सेल मेम्ब्रेन क्लियर होगी, विजिबल होगी, जो हमारे पास साइटोप्लाज्म में वो वाटरी या क्लियर होगी, और जो न्यूक्लियस सेंट्रलाइज होगा, और जो न्यूक्लियोलाई वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होंगे। तो ये क्लासिक सेमिनोमा की मॉर्फोलॉजी है। एनाप्लास्टिक में क्या होगा, इसमें हमारे पास जाइंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं और माइटोटिक एक्टिविटी हमारे पास मिलती है। तो ये एनाप्लास्टिक ही है, और इसके साथ हमारे पास एल डिफाइंड ग्रेनुलोमेटस रिएक्शन भी प्रेजेंट होता है माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में ना। तो ये टिपिकल, क्लासिक और एनाप्लास्टिक सेमिनोमा की मॉर्फोलॉजी अलग अलग तीनों की, तो ये आप अलग कहीं लिख लीजिए। तो ये इसका सेमिनोमा का जब आया था तो उसके साथ उसने मॉर्फोलॉजी आप ये लिख सकते हैं। सेमिनोमा के आगे उसने टाइप्स इस तरह पूछी थी कि उसने कहा था एक 70 ईयर ओल्ड एज पेशेंट है जो हमारे साथ प्रेजेंट हुआ है, उसने ना कुछ करेक्टरिस्टिक बताया कि उसने कहा था आगे ये आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि स्पर्मेटोसिटिक सेमिनोमा है या क्लासिक सेमिनोमा है। तो उस पर ये जो स्पर्मेटोसिटिक
सेमिनोमा होता है ये 60 ईयर्स के बाद होता है, और जो क्लासिक होता है वो 4th डिकेड में होता है, तो 40 साल की उम्र तक होता है क्लासिक। तो इसका जो डायग्नोसिस था वो स्पर्मेटोसिटिक था, क्योंकि 70 ईयर्स है तो 60 ईयर्स के बाद है, तो स्पर्मेटोसिटिक सेमिनोमा इसका था। तो उसने कहा था कि आपने इसको कंफर्म कीजिए कि ये स्पर्मेटोसिटिक सेमिनोमा है और क्लासिक नहीं है। तो उसमें मॉर्फोलॉजी उसमें क्या थी स्पर्मेटोसिटिक की, तो ग्रॉस में हमारे पास होमोजेनियस मैस, लार्जर, सॉफ्टर, मोर येलोइश, जिलेटिनस देन क्लासिक सेमिनोमा। कि ये एक तो होमोजेनियस मैस, लार्जर, सॉफ्टर, मोर येलोइश, जिलेटिनस देन क्लासिक सेमिनोमा। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक क्लासिक सेमिनोमा से डिफरेंट है ग्रॉसली। और माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो हमारे पास मीडियम साइज सेल्स, स्मॉल साइज सेल और स्कैटर्ड जाइंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पर्मेटोसिटिक की है। मीडियम साइज सेल जो होते हैं उसमें हमारे पास इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है और राउंड न्यूक्लियस हमें मिलता है। और जो स्मॉलर सेल्स हैं उसमें हमारे पास जो नैरो रिम ऑफ इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जो रिजेंबल करता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, जो स्मॉलर सेल्स के हैं। जो स्कैटर्ड जाइंट सेल्स हैं वो हमारे पास यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। और इसके साथ जो इसके मॉर्फोलॉजी में ये है कि लैक लिम्फोसिटिक ग्रैनुलोमास सिंसिटिव ट्रोपोप्लास्ट। तो ये इसके आप कहीं पर नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था स्पर्मेटोसिटिक का। एक में उसने पूछा था कि ड्रा एंड लेबल सेमिनोमा। उसने कहा था कि सेमिनोमा को आप ड्रा एंड लेबल करें, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें होती हैं। ट्यूमर सेल्स इन लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रस सेप्टा विद लिम्फोसिटिक लिम्फोप्लाज्मोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन, और हमारे पास राउंड टू पॉलीगोनल सेल्स विद लार्ज न्यूक्लियाई एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई। तो ये 3 होते हैं। आपने जैसे फुटबॉल होता है तो उसमें सेप्टा बने होते हैं, तो फाइब्रस सेप्टा विद लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन, और सेंटर में अगर कहीं पे डॉट्स हैं तो ऐसे ट्यूमर सेल्स इन लोब्यूल्स, और 3rd नंबर पे राउंड टू पॉलीगोनल सेल्स विद लार्ज न्यूक्लियाई एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास इसमें, इसको आप ड्रा भी कर लें। वो फुटबॉल की शेप का उससे मिलता जुलता है, सेप्टा दरमियान में और फिर सेल्स बना देने हैं, दरमियान में न्यूक्लियोलाई बना देने हैं। एक को आपने ट्यूमर सेल्स इन लोब्यूल्स मार्क कर देना है, और जो सेप्टा है वो फाइब्रस सेप्टा विद लिम्फोप्लाज्मोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन, और जो सेल्स हैं वो राउंड टू पॉलीगोनल सेल्स विद लार्ज न्यूक्लियाई एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई। तो ये हमारे पास इसकी आप डायग्राम बना सकते हैं। एक क्वेश्चन इसका आया हुआ है कि स्टेजेस ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, जो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हम पढ़ रहे हैं उसके स्टेजेस कौन कौन सी हैं। स्टेज 1, 2 और 3 है, 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 में हमारे पास क्या होता है कि जो ट्यूमर्स वो कन्फाइंड टू टेस्टिस, एपिडिडमस एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड। और स्टेज 2 में हमारे पास क्या है कि इससे आगे मेटास्टेज करके हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स तक चला जाता है। और स्टेज 3 में हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड से आगे उसकी मेटास्टेज हो जाती है, और या वो अबव द डायफ्राम चला जाता है। स्टेज 2 में बिलो द डायफ्राम और रेट्रोपेरिटोनियल तक, और स्टेज 3 में बियॉन्ड द रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स एंड अबव द डायफ्राम। तो ये इसके स्टेजेस हैं, आप कहीं पे लिख लीजिए। ये क्वेश्चन एक दफ़ा आया हुआ है। आगे क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है कि टेस्टिकुलर मैस है तो उसके जो सीरम मार्कर्स हैं वो कौन कौन से करवा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास अल्फा फिटोप्रोटीन, ये इसमें लिखा हुआ है, बीटा HCG और LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये मेनली है 3 है, अल्फा फिटोप्रोटीन, HCG और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इसके साथ जो हम करवाते हैं वो है LH करवा लेते हैं, एस्ट्रोजन, प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज, टेस्टोस्टेरोन और CEA।
तो ये हम इसके साथ करवा लेते हैं। मेनली 3 है, अल्फा फेटोप्रोटीन, HCG, LDH के साथ हम LH, एस्ट्रोजन, प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज, टेस्टोस्टेरोन और CEA। तो ये इसके सीरम मार्कर्स हैं। क्वेश्चन एक इस तरह से आया था कि इसके जो वैल्यूज़ हैं वो हमें आप बताएं कि डिफरेंट जो सेमिनोमा और नॉन सेमिनोमा उसमें जो इसकी वैल्यूज़ हैं डिफरेंट सीरम मार्कर्स की, तो वो किस तरह वेरी करती हैं। तो जो सेमिनोमास होते हैं उसमें हमने देखा होता है कि HCG रेयर केसेस में रेज होता है। तो ये 10% केसेस में HCG रेज होता है सेमिनोमास में। जो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा है उसमें हमारे पास नेगेटिव सीरम मार्कर्स होते हैं, नहीं कोई भी हमारे पास इतना ज़्यादा एलिवेट नहीं होता, नेगेटिव होता है टेस्ट। और जो योक सैक ट्यूमर्स हैं उसमें हमारे पास हमने कहा था कि अल्फा फिटोप्रोटीन है वो करेक्टरिस्टिकली रेज होता है। तो ये 90% केसेस तक ये अल्फा फिटोप्रोटीन हमें मिलता है 90% केसेस में। और जो कोरियोकार्सिनोमा है जैसे प्लेसेंटा से रिलेटेड है तो उसमें 100% केसेस विद HCG प्रेजेंट करते हैं कि हर पेशेंट में अगर कोरियोकार्सिनोमा है तो उसमें हर पेशेंट में HCG एलिवेट होगा। टेराटोमा है तो उसमें भी नेगेटिव मिलता है, जिस तरह एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा में हमें नेगेटिव मिलता है। और जो हमारे पास मिक्स्ड ट्यूमर्स हैं उसमें 90% केसेस में अल्फा फेटोप्रोटीन या HCG एलिवेट होता है, दोनों में से कोई एक, क्योंकि मिक्स्ड है कोई भी हो सकता है, अल्फा फेटोप्रोटीन भी हो सकता है और HCG भी हो सकता है। तो दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। सेमिनोमास 10% केसेस में HCG एलिवेट होता है, और जो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा है वो नेगेटिव होता है, और योक सैक ट्यूमर्स जो हैं उसमें अल्फा फेटोप्रोटीन 90% केसेस में एलिवेट होता है। कोरियोकार्सिनोमा में 100% केसेस विद HCG, टेराटोमा नेगेटिव सीरोलॉजी, और मिक्स्ड सेल ट्यूमर जो वो 90% विद अल्फा फेटोप्रोटीन एंड HCG। और एक चीज़ सेमिनोमास और नॉन सेमिनोमास को डिफरेंस है, उसमें एक चीज़ 2 चीज़ें और नोट कर लीजिएगा कि जो सेमिनोमास है वो स्टेज 1 या 2 तक जाते हैं, और जो नॉन सेमिनोमास है वो स्टेज 3 और 4 तक चले जाते हैं। और जो सेमिनोमास हैं ये लोकलाइज टू टेस्टिस होते हैं, और जो नॉन सेमिनोमास हैं वो मोस्टली मेटास्टेसिस करते हैं। तो ये इसके डिफरेंस में आप 2 चीज़ें और मेंशन कर लीजिए। आगे हमारे पास है कोरियोकार्सिनोमा। तो इट इज़ ए मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि ये दोनों प्लेसेंटा में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लेसेंटा लाइक टिश्यू बट विलाई आर एब्सेंट, लेकिन इसमें विलाई जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। साइटो और सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट का मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है कोरियोकार्सिनोमा में। ये स्प्रेड वाया ब्लड करता है, क्योंकि हमने कहा था नॉन सेमिनल मोस्टली ब्लड के थ्रू ही स्प्रेड करते हैं। और बीटा HCG इज करेक्टरिस्टिकली एलिवेटेड, और मैंने बताया था कि 100% केसेस में ये एलिवेट करता है। इट मे लीड टू हाइपरथायराइडिज्म और गायनेकोमेस्टिया, क्योंकि जो अल्फा सब यूनिट है ना HCG का वो FSH, LH और TSH से मिलता जुलता होता है। तो इसकी वजह से हमारे पास FSH का जब और LH का लेवल इंक्रीज़ होगा तो गायनेकोमेस्टिया, और जो TSH का लेवल सिमिलर इंक्रीज होगा तो हाइपरथायराइडिज्म। तो ये हमारे पास चीज़ें मिलती हैं। टेराटोमा क्या है? टेराटोमा इज ए ट्यूमर कंपोज्ड ऑफ मेच्योर फीटल टिश्यू ड्राइव्ड फ्रॉम 2 और 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। कि जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो उससे ड्राइव होता है उसकी, क्योंकि हर जो लेयर है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होती है। तो इसके जो है ना 2 या 3 जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, तो उसके जो टिश्यूज़ मैच्योर होते फीटल टिश्यूज़ हैं वो हमारे पास इसमें देखने को मिलते हैं टेराटोमा में। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर मेल्स है, और अल्फा फेटोप्रोटीन या HCG में भी इंक्रीज। और हमने कहा था कि टेराटोमा में 90% विद अल्फा फेटोप्रोटीन एंड HCG। और जो मिक्स्ड सेल ट्यूमर्स हैं वो मिक्स्ड सेल ट्यूमर्स में हमारे पास मोस्टली जो जर्म सेल ट्यूमर वो मिक्स्ड होते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन होता है कोरियोकार्सिनोमा, टेराटोमा या सेमिनोमा, नॉन सेमिनोमा, तो उसके मिक्स फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकता है। तो इसमें जो क्वेश्चन था वो टेराटोमा से रिलेटेड था, मतलब 3 से 4 दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है कि टेराटोमा का उसने कहा था कि मॉर्फोलॉजी बताएं। इसकी सिर्फ मॉर्फोलॉजी उसने पूछी थी।
तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले ग्रॉस में अगर देखें टेराटोमा की, तो हमारे पास हेट्रोजेनियस, ये अपना नोट कर लीजिए, हेट्रोजेनियस विद सॉलिड मैस समटाइम्स कार्टिलेज एंड सिस्टिक एरियाज। तो क्योंकि ये हेट्रोजेनियस होता है, एक तो क्योंकि टेराटोमा है, हेट्रोजेनियस मैस होगा, सॉलिड होगा, समटाइम्स कार्टिलेज भी हो सकता है और सिस्टिक एरियाज मिल सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास ग्रॉस में क्या पॉइंट है, वो हेमरेज एंड नेक्रोसिस यूजुअली प्रेजेंट। तो हेमरेज और नेक्रोसिस में हमें मिलता है टेराटोमा में। तो ये इसकी ग्रॉस ग्रॉस इसकी मॉर्फोलॉजी है, हेट्रोजेनियस सॉलिड विद सॉलिड समटाइम कार्टिलेज एंड सिस्टिक एरियाज, हेमरेज एंड नेक्रोसिस यूजुअली प्रेजेंट। माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो हमारे पास क्योंकि टेराटोमा है तो आप एक कॉमन सेंस की बात है, तो इसमें हर चीज़ प्रेजेंट होगी। कंपोज्ड ऑफ heterogeneous helter skelter collection of differentiated cells or organized structures such as neural tissue, muscle bundle, islands of cartilage, cluster of squamous epithelium, thyroid gland reminiscent structures, all embedded in fibrous or myxoid stroma। कि इसने ना माइक्रोस्कोपिकली एक क्या एक हेट्रोजेनियस मैस होना है, जिसमें हमारे पास हर बॉडी के हर एरिया से सेल्स डिफरेंट हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं। न्यूरल टिश्यू, मसल बंडल, आइलैंड्स ऑफ कार्टिलेज, क्लस्टर ऑफ स्क्वेमस सेल, थायराइड, ब्रोंकियल। तो ये एक हमारे पास एक ना फाइब्रस या मिक्सॉइड स्ट्रोमा में ये प्रेजेंट होती हैं। तो ये इसके माइक्रोस्कोपिक है। ग्रॉस भी और माइक्रोस्कोपिक भी एक तरह से मिलती जुलती हैं दोनों मॉर्फोलॉजी में ना। इसके साथ हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एक तो फाइंडिंग हमारे पास वो एक फाइब्रस और मिक्सॉइड स्ट्रोमा का था, जिसमें कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेल्स हैं। और इसके साथ हमारे पास मैच्योर टेराटोमा की कुछ में क्या होता है कि वेल डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं। इमेच्योर टेराटोमा अगर हो तो इनकम्प्लीटली डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं। और टेराटोमा विद मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो मेलिग्नेंट हमारे पास ट्यूमर्स हैं वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं टेराटोमा में, लाइक रेप्डोमायोसार्कोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा। तो ये हमारे पास इसमें मिल सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन था कि वैल्यू ऑफ ट्यूमर मार्कर्स जो हैं उनकी वैल्यू क्या है, कि हमारे पास जो ट्यूमर मार्कर्स हैं हमें उसका फ़ायदा क्या है, ऐसा समझ लें वैल्यू क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस समझ लें। तो ये क्वेश्चन आया तो उसमें आप लिख लें कि एक तो डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं कि ट्यूमर मार्कर्स हैं, एक तो डायग्नोसिस में पता चलता है, और डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म सेल ट्यूमर कि कौन सी डिफरेंट टाइप है उसके हम लेवल से देखते हैं। और इवेल्युएशन ऑफ ट्यूमर बर्डन, उसे में ट्यूमर बर्डन का पता चल जाता है कि कितना कहाँ तक लेवल इंक्रीज़ है ट्यूमर मार्कर का। और नंबर 4 पे हेल्प्स टू मॉनिटर रिस्पांस ऑफ ट्रीटमेंट, के ट्रीटमेंट अगर हम स्टार्ट किया हो तो उसका कितना रिस्पांस आ रहा है, उसका कहाँ तक लेवल अब डिक्रीज़ कर रहा है। तो उसमें भी एक नंबर 1 पे डायग्नोसिस के लिए, नंबर 2 पे हमारे पास टू डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप्स, और नंबर 3 पे इवैल्यूएशन ऑफ ट्यूमर बर्डन, और नंबर 4 पे हेल्प्स टू मॉनिटर रिस्पांस ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये हमारे पास ट्यूमर मार्कर्स की इम्पोर्टेंस या वैल्यू है। अगर हमने जो जर्म सेल ट्यूमर वो कर लिए, इसमें सेमिनोमा था और नॉन सेमिनोमा में हमारे पास एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा था, योक सैक ट्यूमर, उसके साथ कोरियो कार्सिनोमा, टेराटोमा और मिक्स्ड सेल ट्यूमर्स थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्स्ड कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स, जो हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स ट्यूमर्स दैट रिजेंबल सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल टिश्यू ऑफ द टेस्टिस, और यूजुअली ये बिनाइन होते हैं। तो एक उसने क्वेश्चन इस तरह पूछा था कि आप ना बता दें कि मेटास्टेसिस इसका कहाँ कहाँ तो होता है। तो जो सेक्स क्योंकि जर्म सेल ट्यूमर वो मोस्टली मेलिग्नेंट होते हैं, और जो उनका मेटास्टेसिस होता है, और जो सेक्स कोड ट्यूमर्स हैं इनका मेटास्टेसिस आपने नहीं लिखना क्योंकि ये बिनाइन होते हैं। तो ये याद रखिएगा। तो अगर वो कहा है कि आप टेस्टिकल ट्यूमर्स की मेटास्टेसिस लिखें तो आपने सिर्फ पहले वाले की लिखनी है जो जर्म सेल ट्यूमर्स, और सेक्स कोड स्ट्रोमल्स की बिनाइन है इसलिए ये मेटास्टेसिस नहीं करेंगे। इसमें 2 तरह के आते हैं, लीडिंग सेल ट्यूमर्स और सर्टोलाइज सेल ट्यूमर्स। जो लीडिंग सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, जो हमारे पास एंड्रोजन की प्रोडक्शन लाइक टेस्टोस्टेरोन ये करवाते हैं। तो उसमें क्या होगा, क्योंकि अगर ये
ज़्यादा एंड्रोजन्स का लेवल होगा तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इन चिल्ड्रन, और अगर ये एडल्ट्स में है तो गायनेकोमेस्टिया करवा देंगे। सर्टोलाइज सेल्स ट्यूमर्स अगर हैं, क्योंकि सर्टोलाइज सेल्स हमारे पास लाइनिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, तो अगर इसमें सर्टोलाइज सेल ट्यूमर होगा तो इसमें क्या होगा कि ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे और यूजुअली क्लिनिकली साइलेंट होता है। आगे हमारे पास है लिम्फोमा, ये अदर्स में आता है। लिम्फोमा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टेस्टिकुलर मास इन मेल्स ग्रेटर देन 60 ईयर्स ओल्ड, ऑफन बायलैटरल होता है और इसमें डिफ्यूज बी सेल टाइप का होता है ये। आगे हमारे पास है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के अगर जनरल फीचर्स की बात करें तो ये हमारे पास स्मॉल राउंड में ऑर्गन है जो हमारे पास बेस ऑफ ब्लैडर पे प्रेजेंट होता है और यूरेथ्रा को इसने इनसर्कल किया होता है। सिट्स एंटीरियर टू रेक्टम, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ प्रोस्टेट, जो उसको हम पैल्पेट कर सकते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से। इसमें हमारे पास प्रोस्टेट में ग्लैंड्स और स्ट्रोमा दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो ग्लैंड्स की बात करें तो जो इनर लेयर ऑफ ल्यूमिनल सेल्स होते हैं ग्लैंड्स में, और जो आउटर इसकी लेयर होती है वो बेसल सेल की बनी होती है। ये स्क्रीट अल्कलाइन मिल्की फ्लूइड, तो ये आपने याद रखना कि ये मिल्की स्क्रीशन जो होती है ना सीमन में, वो प्रोस्टेट की वजह से आती हैं और ये अल्कलाइन होती है। और इसमें क्या होता है, जो ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा आर मेंटेन्ड बाय एंड्रोजन, तो इसका जो कंट्रोल ग्रुप है वो एंड्रोजन्स हैं। ग्लैंड्स और स्ट्रोमा दोनों को कंट्रोल कौन से कर रहे होते हैं, इस एंड्रोजन्स। अगर मेरे पास इसकी जो प्रॉब्लम्स में क्या है, क्वेश्चन क्या होता है इसके जो ना डिजीज़ के आप नाम लिख दें जो प्रोस्टेट की हैं, तो उसमें एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस इसमें लिखा हुआ है सारा कुछ, और क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया BPH, और नंबर 4 पे हमारे पास प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा। तो ये 4 इसके डिजीज़ के नाम हैं, तो ये एक दफ़ा उसने पूछे हुए थे। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस क्या है हमारे पास, एक्यूट इन्फेक्शन है, तो हमारे पास इट इज़ एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट यूजुअली ड्यू टू बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, क्लेमीडिया और नेज़ेरिया गोनोरिया, ये एडल्ट्स में कॉमन है, और इकोलाई और सूडोमोनास ये हमारे पास ओल्डर एडल्ट्स में। पहले क्लेमीडिया और नेज़ेरिया ये हमारे पास यंग एडल्ट्स में था, और इकोलाई और सूडोमोनास ओल्डर एडल्ट्स में है। प्रेजेंट कैसे करता है, प्रेजेंट एज डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन, फीवर एंड चिल्स, क्योंकि एक्यूट है इसमें फीवर भी चिल्स भी मिलेंगे और डिसयूरिया भी मिलेगा। प्रोस्टेट इज़ टेंडर, क्योंकि मतलब अभी रिसेंट इन्फेक्शन है तो टेंडर होगा, और बोगी एंड डिजिटल रेक्टम एग्जामिनेशन। तो MCQ में आ सकता है कि अगर प्रोस्टेट जो है वो टेंडर और बोगी है और साथ में डिसयूरिया फीवर चिल्स हैं तो क्या होगा, तो वह एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस होगा। जो प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस हैं उसमें WBC हमारे पास होंगे इन्फेक्शन की वजह से, और कल्चर में बैक्टीरिया मिल जाएगा। क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस क्या है, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट है और प्रेजेंट्स एज डिसयूरिया विद पेल्विक और लो बैक पेन। और इसमें क्या होता है कि प्रोस्टेटिक सिक्रीशन में तो WBC मिलते हैं, लेकिन एक्यूट की तरह हमारे पास कल्चर है वो नेगेटिव आ जाता है, तो उसके जो अपोजिट कल्चर जो होता है वो नेगेटिव होता है इसमें, क्योंकि काफ़ी क्रोनिक है तो उसमें हमारे पास कल्चर नेगेटिव आएगा। एक्यूट में हमारे पास क्योंकि डिसयूरिया फीवर चिल्स में थे, लेकिन ये क्रोनिक में कम चीज़ें हो जाती हैं और सिर्फ WBC हमें मिलते हैं, प्रोस्टेटिक सिक्रीशन और डिसयूरिया और पेल्विक या लो बैक पेन। आगे हमारे पास है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया BPH। तो BPH क्या है, इट इज़ हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेटिक स्ट्रोमा एंड ग्लैंड्स। तो ये आपने याद रखना है कि स्ट्रोमा और ग्लैंड्स दोनों का हाइपरप्लेजिया है, क्योंकि इसमें दोनों स्ट्रक्चर्स हैं प्रोस्टेट में, तो दोनों को ये रिमॉल्व करता है। ये एज रिलेटेड चेंज है, मोस्टली जो ओल्डर एडल्ट्स 60 ईयर्स से बाद उनमें होता है, मेल्स में क्योंकि, और इसमें ये होता है कि कैंसर का रिस्क नहीं होता। रिलेटेड टू डाईहाइड्रो
टेस्टोस्टेरोन, तो ये इससे रिलेटेड होता है क्योंकि हमने ऊपर बात की कि ये एंड्रोजेंस के अंडर इसका जो भी सिंथेसिस या प्रोडक्शन या सक्रीशन होती हैं वो एंड्रोजेंस रिलेटेड हैं। तो इसलिए इसका जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है इससे रिलेटेड है। क्या होता है कि इसमें इसके जो स्ट्रोमा और ग्लैंड्स में हमारे पास इसके जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन वहाँ पे या इसका लेवल इंक्रीज़ होता है तो ये रिसेप्टर पर जाके लगते हैं और उससे हमारे पास, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, तो जब ये जाके उधर अटैच होते हैं तो हमारे पास TGF बीटा, इनके टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर ये रिलीज़ होते हैं जो इनकी हाइपरप्लेजिया काज करते हैं और हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स फॉर्म में, तो ये ज़्यादातर नोड्यूलर फॉर्म में हमारे पास ये प्रेजेंट करता है। आगे एक बात करें कि कहाँ पे होता है, तो यकर्स इन ना सेंट्रल पेरीयूरेथ्रल जोन ऑफ प्रोस्टेट, कि जो यूरेथ्रा के जो साइडों पे इसका जो एरिया होता है कि कवर किया होता है यूरेथ्रा को, तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है पेरीयूरेथ्रल जोन ऑफ प्रोस्टेट। और क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो प्रॉब्लम स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द यूरिन स्ट्रीम, के स्टार्टिंग और स्टॉपिंग में मसला होता है। इम्पेयर्ड ब्लैडर एम्प्टीइंग विद इंक्रीज रिस्क फॉर इन्फेक्शन एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस, के जब आगे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पीछे इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं और हाइड्रोनेफ्रोसिस भी, और ड्रिबलिंग मिलती है इसमें। हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्लैडर वॉल स्मूथ मसल, तो हाइपरट्रॉफी की वजह से हमारे पास इंक्रीज रिस्क फॉर ब्लैडर डाइवर्टिकुलर होता है। माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया भी हमें मिलता है और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है वो भी स्लाइटली एलिवेट होती है, लेकिन 10 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम ही होती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि अल्फ़ा-1 एंटागोनिस्ट दे दें लाइक ट्रेज़ोसिन, या हम सिलेक्टिव अल्फ़ा-1A एंटागोनिस्ट दे दें लाइक टेमसिलोसिन, तो वो भी नॉर्मोटेंसिव पेशेंट में देते हैं। तो सेकंड नंबर पे 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर, क्योंकि 5 अल्फ़ा रिडक्टेज जो है वो टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, इनके जो इसकी एक्टिव फॉर्म है इसमें कन्वर्ट करता है और ये आके वहाँ पे एंड्रोजन रिसेप्टर पे लगते हैं और इसका हाइपरप्लेजिया होता है, तो उसको हम इनहिबिटर दे देते हैं उस एंजाइम का 5 अल्फ़ा रिडक्टेज का। और नंबर 1 पे हमने बात की थी कि अल्फ़ा एंटागोनिस्ट हम देते हैं ताकि स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवा दें और हमारे जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस या यूरिन आउटफ्लो में प्रॉब्लम हमें वो कम हो जाए। तो BPH का क्वेश्चन किस तरह आता है, एक उसने मतलब कहा था कि डायग्नोसिस दिया था जिसमें कहा था कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, नॉक्टूरिया नो मैलिग्नेंसी नहीं है और इनलार्ज्ड प्रोस्टेट है। तो क्योंकि मैलिग्नेंसी नहीं है तो दूसरी इसका यही है इनलार्ज प्रोस्टेट का BPH ही होता है, तो इसका ये इस तरह पिक कर लीजिए। और उसका दूसरा उसने इस तरह किया था कि इसका जो मेन कॉज है वो क्या है, तो वो है वो एज रिलेटेड चेंज है मोस्टली, और इसमें बंदा जो भी होगा वो 60 ईयर या इससे ज़्यादा उसकी उम्र होगी तो उसमें ये होगा। एक उसने कहा था कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, तो पैथोजेनेसिस क्या है वो पहले भी कह चुके हैं कि जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है वो जाके एंड्रोजन रिसेप्टर जो इसमें प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा और एपिथेलियल सेल्स में, जिसकी वजह से हमारे पास टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर ये रिलीज़ होते हैं। ये आगे क्या करते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रोमा और जो ग्लैंडुलर पोर्शन है उसमें हमारे पास नोड्यूलर टाइप का हाइपरप्लेजिया करा देते हैं। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस है। एक इसने क्वेश्चन जो आइडेंटिफाई करने के लिए उसने कहा था कि प्रॉब्लम्स विद स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग यूरिन स्ट्रीम, उसने ये कहा था। दूसरा उसने ड्रिबलिंग का साइन दिया था, तो ये आप याद रखना आपने। एक उसने कहा था कि कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हो सकती हैं अगर ट्रीट ना किया जाए, तो अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो एक तो हमारे पास इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं वो परसिस्ट करेंगे लाइक ड्रिबलिंग और प्रॉब्लम विद स्टार्टिंग और स्टॉपिंग, और क्योंकि इम्पेयर्ड ब्लैडर एम्प्टिंग है तो उससे हमारे पास इन्फेक्शन होने के, ब्लैडर इन्फेक्शन के चांसेस हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है
प्रोस्टेटिक इन्फार्क्ट्स, ये आप अलग से लिख लें, बाकी तो लिखे हुए हैं, लेकिन प्रोस्टेटिक इन्फार्क्ट्स भी हो सकता है इससे। और इसके साथ हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्लैडर अगर हो जाए तो रिस्क ऑफ ब्लैडर डाइवर्टिकुला, माइक्रोस्कोपिक हेमाचोरिया। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसका सारे क्लिनिकल फीचर्स जो उसकी वजह से, और आगे आपने एक चीज़ लिख लेनी है, प्रोस्टेटिक इन्फार्क्ट्स भी। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर अनट्रीट ना किया जाए। एक क्वेश्चन इसका उसने दिया था कि मॉर्फोलॉजी इसने पूछी थी, तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में ग्लैंडुलर फाइब्रो मस्कुलर, क्योंकि इसका पोर्शन जो ग्लैंडुलर पोर्शन है उसमें ग्रॉसली क्या क्या चीज़ें होंगी कि येलो, पिंक, सॉफ्ट, हनीकॉम लाइक मिल्की फ्लूइड एक्सुडेट मिलेगा, क्योंकि ये ग्लैंडुलर है। तो क्योंकि ग्लैंड्स ही तो हमारे पास ये स्क्रीशन बना रहे हैं, तो हमारे पास मिल्की स्क्रीशन एक्सुडेट या मिल्की फ्लूइड एक्सुडेट वहाँ पे मिलेगा। और ये हमारे पास येलो, पिंक, सॉफ्ट, हनीकॉम, क्योंकि ग्लैंड्स हैं तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो इसमें प्रेजेंट होंगे। जो फाइब्रो मस्कुलर पार्ट है या स्ट्रोमल पार्ट है इसका, उसकी ग्रॉसली कैसे नज़र आएगा हमारे पास, फर्म, होमोजीनियस और नो मिल्की एक्सुडेट। और माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो हमारे पास जो ग्लैंडुलर पोर्शन है वो कैसे प्रेजेंट करता है माइक्रोस्कोपिकली, एग्जैजरेटेड इंट्रा एसिनार इनफोल्डिंग्स विद डेलिकेट फाइब्रोवास्कुलर कोर के एग्जैजरेटेड इंट्रा एसिनार इनफोल्डिंग्स के इनफोल्डिंग्स की ज़्यादा एग्जैजरेट होंगी, और इसमें जो विद डेलिकेट फाइब्रोवास्कुलर कोर। और जो फाइब्रो मस्कुलर पार्ट है वो कैसा होगा कि स्पिंडल शेप्ड एग्रीगेट्स हमें मिलेंगे, स्पिंडल सेल एग्रीगेट्स। और इसके साथ ये जो फाइब्रो मस्कुलर ये डोमिनेंट कंपोनेंट के तौर पे होगा, और फार्मिंग एंड अपीयरेंस आइडेंटिकल टू लियोमायोमा ऑफ द यूट्रस, कि जिस तरह यूट्रस में लियोमायोमा नज़र आता है वैसे हमें ये नज़र आ रहा होगा। तो ये इसकी फीचर्स हैं। इसके साथ जो एक सेकेंडरी चेंजेस में हमें कौन कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं कि ग्लैंडुलर ल्यूमिना जो है, ग्लैंडुलर ल्यूमिना आल्सो कंटेन्स इंस्पिसेटेड प्रोटीनेशियस secretory मटेरियल नोन एज कॉर्पोरा माइलेशिया। कॉर्पोरा माइलेशिया हमें नज़र आ सकता है इसमें ना, इसमें प्रेजेंट हो सकता है एज ए सेकेंडरी चेंज माइक्रोस्कोपिकली। कॉर्पोरा माइलेशिया क्या होता है, इट इज़ अ ग्लैंडुलर ल्यूमिना आल्सो कंटेन्स इंस्पिसेटेड प्रोटीनियस secretory मटेरियल। ये secretory मटेरियल होता है जिसको हम कॉर्पोरा माइलेशिया कहते हैं। तो ये इसके इस तरह से उसने क्वेश्चन पूछे हुए थे। और एक में उसने कहा था कि हाइपरट्रॉफी और डाइवर्टिकुला, वो तो मैंने पहले बता दिया कि इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं। आगे हमारे पास है प्रोस्टेट एडिनोकार्सिनोमा। तो प्रोस्टेट के जो कैंसर्स हैं वो एडिनो, उसने पूछा हुआ था कि इसमें कौन कौन से आ जाते हैं। एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी आ सकता है, और ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा और अनडिफरेंशिएटेड। तो ये हमारे पास हैं। तो उसमें जो मोस्टली हमारे पास 96% केसेस में होता है वो प्रोस्टेट एडिनोकार्सिनोमा होता है, जो हमारे पास इधर लिखा भी हुआ है। तो ये क्या होता है, मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स। एडिनो जहाँ भी बढ़ रहा था वहाँ ग्लैंड रिलेटेड है, तो ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स का मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है। जो ये रिस्क फैक्टर इसमें क्या है, एज, रेस, डाइट, जो मोस्टली हाई सैचुरेटेड फैट। तो ये इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। और प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा इज मोस्टली ऑफन क्लिनिकली साइलेंट, मोस्टली क्लिनिकल साइलेंट होता है। और ये किस एरिया पे होता है, ये पेरिफेरल और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है ना प्रोस्टेट का, पेरिफेरल एंड पोस्टीरियर, तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसलिए क्योंकि ये सेंट्रल रीजन में नहीं होता, इसलिए ये यूरिनरी सिम्टम्स अर्ली ऑन हमें नहीं मिलते इससे। और स्क्रीनिंग begins at the age of 50 years with DRE and prostate specific antigen। इसमें क्या होगा, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है वो हमें 10 से ज़्यादा मिलेगा। जो BPH में हमें 10 से कम मिल रहा था, इसमें
10 से ज़्यादा मिलेगा मोस्टली केसेस में। और प्रोस्टेटिक बायोप्सी इज़ रिक्वायर्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्सिनोमा। तो इसमें क्या बायोप्सी में हमें क्या मिलेगा, शो स्मॉल इन्वेसिव ग्लैंड्स विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। और ग्लीसन ग्रेडिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं मोस्टली इसमें ना, कि इसको ग्रेड करने के लिए कि कार्सिनोमा के कौन से ग्रेड्स हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ तक मतलब प्रॉब्लम है। और ये ग्लीसन ग्रेडिंग सिस्टम डिपेंड किस पे करते हैं, आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। और इसमें न्यूक्लियर एटीपीआई इन्वॉल्व नहीं होता, हम वो नहीं देखते, आर्किटेक्चर देखते हैं कि डिफरेंस कितना है नॉर्मल से और जो एबनॉर्मल टिश्यू का, स्ट्रक्चर वाइज या आर्किटेक्चर वाइज डिफरेंस कितना है। तो इसका जो हम देखते हैं कि स्कोर 1 to 5, और क्योंकि इसमें पैटर्न्स होते हैं तो एक पैटर्न के लिए हम 1 to 5 स्कोर रखा हुआ और दूसरे के लिए 1 to 5, 1 से 5 तक। तो उन दोनों को मिला के अगर जो स्कोर आएगा वो मिनिमम 2 आएगा और मैक्सिमम 10 आएगा। अगर 2 आएगा तो इसके मतलब हमारे पास वेल डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा है, और हमारे पास 10 आ जाए तो पूरली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा, क्योंकि वो ज़्यादा उसके डिफरेंस ज़्यादा आएगा नॉर्मल से। स्प्रेड कहाँ तक करता है, स्प्रेड टू लंबर स्पाइन और पेल्विस इज़ कॉमन। तो लंबर स्पाइन और पेल्विस में इसका स्प्रेड कॉमन है। रिजल्ट इन ओस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस दैट प्रेजेंट एज लो बैक पेन एंड इंक्रीज सीरम अल्कलाइन फास्फेटेज। कि ये बोन में मेटास्टेसिस कर रहे हैं तो इसकी वजह से लो बैक पेन आएगी, अल्कलाइन फास्फेटेज का लेवल इंक्रीज आ जाएगा, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन भी इंक्रीज होगा, प्रोस्टेटैटिक एसिड फास्फेटेज जो है वो भी इंक्रीज होगा। आगे हमारे पास इसमें क्या, प्रोस्टेटेक्टमी इज़ परफॉर्म्ड फॉर लोकलाइज्ड डिजीज़। अगर लोकलाइज है तो प्रोस्टेटेक्टमी कर दें, और एडवांस डिजीज़ जो है उसको हम हार्मोन सप्रेशन से ट्रीट करते हैं, ताकि हमारे पास जो टेस्टोस्टेरोन है और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है उनका लेवल डिक्रीज़ किया जा सके। उसमें हम क्या देते हैं हार्मोन सप्रेशन में, कॉन्टीन्यूस GnRH एनालॉग्स लाइक लिप्रोलाइड, और दूसरे नंबर पे फ्लूटेमाइड जो एज ए कम्पिटिटिव इनहिबिटर काम करता है एंड्रोजन रिसेप्टर पे। इसमें अब जो ये तो पहले डिस्क्रिप्शन मैंने एक दफ़ा कहा कि पूरी हो जाए, और इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप साइड पे लिख लें कि उसने मॉर्फोलॉजी इसकी पूछी है प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा की। उसने जनरल कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट उसकी मॉर्फोलॉजी पूछी थी। तो उसमें ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक 2 तरह की होती हैं। ग्रॉसली हमारे पास लार्ज भी हो सकते हैं, स्मॉल भी, और नॉर्मल साइज़ भी हो सकते हैं। और जो ग्रॉसली हमारे पास ये पोस्टीरियर पेरिफेरल जोन है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ग्रॉसली 2 हैं, एक तो साइज़ इसका वेरी करता है, लार्ज, स्मॉल या नॉर्मल साइज़ कर सकते हैं, और पोस्टीरियर पेरिफेरल जोन में प्रेजेंट होता है। माइक्रोस्कोपिकली ट्यूमर कितनी तरह का हो सकता है प्रोस्टेटिक, वो एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा और अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा। तो ये इसके माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स हैं। उसके आगे उसने पूछा था स्टेजिंग और ग्रेडिंग। उसने 2 तरह के क्वेश्चन बताओ। स्टेजिंग भी पूछी। स्टेजिंग इसकी क्या है, स्टेज A, B, C और D स्टेज में इसको डिवाइड करते हैं। जो A स्टेज है उसमें हमारे पास कि ये है कि जो इंसिडेंटली हम पता चलता है कि ये मैस है, लेकिन हमें उसके कुछ साइन सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहे होते, इंसिडेंटल फाइंडिंग के तौर पे मिलता है। जो B है वो क्या होता है, उसमें हमें जो मैस है वो कन्फाइंड उस एरिया में मिलता है। और जो C स्टेजिंग उसमें हमारे पास जो सराउंडिंग टिश्यू है वहाँ पे इसका स्प्रेड मिलता है। और D पे हमारे पास मेटास्टेसिस इसका मिलता है हमें। तो A पे हमारे पास इंसिडेंटल फाइंडिंग के तौर पे हमें ये मैस मिलता है। B में हमारे पास वो उसी कन्फाइंड एरिया में। C जो स्टेजिंग है उसमें हमारे पास जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं उसमें इन्वेड करा जाता है। और D में आके हमारे पास मेटास्टेसिस होता है, क्योंकि स्टेज है ना 1, 2, 3 जिस तरह होता है 4। और ग्रेडिंग की बात करें तो ग्रेडिंग 2 तरह से इसकी होती है। एक तो मस्टोफिस या WHO की इसकी ग्रेडिंग है, और दूसरा ग्लीसन
ग्रेडिंग सिस्टम है जो हमने इसमें बुक में भी लिखा हुआ है। तो मास्टोफिज जो ग्रेडिंग है उसमें ग्रेड 1, 2 और 3 है। ग्रेड 1 जो है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड है, ग्रेड 2 जो है वो मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड और ग्रेड 3 जो है वो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड है। ये WHO की है। और जो ग्लेसन हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें हमारे पास ये किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ ग्लैंडुलर डिफ्रेंशिएशन और ग्रोथ पैटर्न टू स्ट्रोमा, किसका ग्रोथ पैटर्न क्या है और उसका आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। तो ये ग्लेसन, तो उस तरह ये इसका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका आगे क्वेश्चन आया होता है ग्रेडिंग जो है ग्लेसन सिस्टम वो किस तरह से उसके ग्रेड्स हैं या वो किस तरह हमें हेल्पफुल है इसमें। तो उसमें ग्रेड्स 1, 2, 3, 4 और 5 ग्रेड्स हैं टोटल। जो ग्रेड 1 है वो हमारे पास स्मॉल यूनिफॉर्म ग्लैंड्स उसमें मिलते हैं। 1 से 5 तक हमने मतलब ना एडवर्स कंडीशन में जाना है। 1 में हमारे पास क्योंकि ये मैंने पहले बताया कि एडिनोकार्सिनोमा तो ग्लैंड्स इन्वॉल्व होंगे इसमें। ग्रेड 1 में क्या होगा कि स्मॉल यूनिफॉर्म ग्लैंड्स होंगे, मतलब ठीक हो गए, मसला नहीं होगा, स्मॉल होंगे लेकिन यूनिफॉर्म ग्लैंड्स होंगे। ग्रेड 2 में हमारे पास स्पेसेस जो हैं ग्लैंड्स के दरमियान वो बढ़ जाएंगे, मोर स्पेसेस और स्टोमा बिटवीन ग्लैंड्स। और ग्रेड 3 जो है वो डिस्टिंक्टली इनफिल्ट्रेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम ग्लैंड्स एट मार्जिन्स, कि जो इनफिल्ट्रेशन हो जाएगी ऑफ सेल्स फ्रॉम ग्लैंड्स एट मार्जिन्स पे इनफिल्ट्रेशन आ जाएगी। और ग्रेड 4 पे इरेगुलर मैस ऑफ नियोप्लास्टिक सेल्स विद फ्यूअर ग्लैंड्स, कि इसमें हमारे पास ग्लैंड्स सब कम हो रहे हैं लेकिन नियोप्लास्टिक सेल्स हमारे पास इरेगुलर आ गए ग्रेड 4 में। ग्रेड 5 में क्या होगा कि ग्लैंड्स ऐसे समझ लें कि टोटली ख़त्म हो जाएंगे। लैक ऑफ ओकेजनल ग्लैंड्स जो हमें मिल रहे थे जो थोड़े थोड़े वो भी नहीं मिलेंगे अब, और हमारे पास शीट्स ऑफ सेल्स मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ नेट्स या जो नियोप्लास्टिक सेल्स होंगे। तो ये ग्रेड 1 से 5 तक है। तो ये इसका ग्रेडिंग सिस्टम है। और ये उसने कहा था कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला हिस्टोलॉजी मतलब मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो कौन सा है प्रोस्टेट एडिनोकार्सिनोमा, तो वो ग्लेसन ग्रेडिंग सिस्टम है और यही इधर मेंशन भी हुआ है। तो ये इसके मैंने ग्रेड आपको बता दिए हैं, ग्रेड 1 से 5 तक। और आगे ये जो है वो पैटर्न देखते हैं हम और स्कोरिंग करते हैं, क्योंकि मोस्टली 2 पैटर्न्स होते हैं तो उसका स्कोर हम प्लस करके 2 से 10 तक आता है। इसका एक मेटास्टेसिस का क्वेश्चन है कि कहाँ तक मेटास्टेसिस इसकी होती है। तो आप लिख लें बोन, लीवर, लंग्स और पेरीन्यूरल इन्वेजन और रेक्टम और ब्लैडर तक। बोन, लीवर, लंग्स, रेक्टम, ब्लैडर और पेरीन्यूरल इन्वेजन, तो ये इसकी मेटास्टेसिस है। इसका जो क्वेश्चन जो डायग्नोसिस में क्या देता है मोस्टली वो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है PSA वो ग्रेटर देन 10 नैनोग्राम देगा। और दूसरा क्या वर्सनिंग लोअर बैक पेन, क्योंकि ये मेन इसका जो है ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस करता है जिसकी वजह से लो बैक पेन होती है। ठीक है, तो ये लो बैक पेन अगर दे तो आप सीधा कार्सिनोमा पे जाना है आपने। और इसमें एक में उसने दिया था कि लो बैक पेन है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज़ है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन इंक्रीज़ है और प्रोस्टेट एसिड फॉस्फेटेज ये इंक्रीज़ है। तो इससे पिक करना था कौन सा है। इसके अगर वो पूछ ले कि मार्कर्स कौन से हैं तो एक तो सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज और PSA और PAP प्रोस्टेट एसिड फॉस्फेटेज। ठीक है, और इस एक क्वेश्चन जो लास्ट इसका क्वेश्चन है वो आया हुआ था कि माइक्रोस्कोपिक फीचर्स जो कंफर्म कर दे डायग्नोसिस को, मतलब इसके ऐसे समझ लें कि इसका उसने मॉर्फोलॉजी पूछ ली कि इस पर मॉर्फोलॉजी क्या है कंफर्म करने के लिए। तो सेल्स जो उसमें होते हैं वो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं, स्मॉलर देन नॉर्मल सेल्स होते हैं, स्मॉल होते हैं और लाइंड बाय सिंगल क्यूबॉइडल और लो कोलमनर एपिथेलियम लैकिंग बेसल सेल लेयर सीन इन बिनाइन ग्लैंड्स, के बेसल सेल इनमें नहीं होती जो नॉर्मली हमारे पास प्रेजेंट होती हैं और इसमें स्मॉलर सेल्स होते हैं
और लाइंड बाय सिंगल क्यूबॉइडल और लो कोलमनर एपिथेलियम। पैटर्न कौन सा आता है? क्राउडेड एंड लैक पेपिलरी इनफोल्डिंग्स, क्राउडेड पैटर्न एंड लैक पेपिलरी फोल्डिंग्स। साइटोप्लाज्म कैसा होगा? पेल कलर टू अ डिस्टिंक्टिव एम्फोफिलिक अपीयरेंस। और न्यूक्लियस इसका कहते हैं लार्ज न्यूक्लियस होता है कंटेनिंग वन और मोर प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई। तो ये इसकी माइक्रोस्कोपिक फीचर्स है। तो इसके साथ ही मैंने कोशिश की कि सारे पास्ट पेपर आपको मतलब थॉरली करवा दिए और क्वेश्चन किस तरह से पूछता है और क्या क्या उसने आगे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं तो वो भी आपको मेंशन करवा दिए। तो इसके साथ हमारे पास ये टॉपिक जो मेल जेनिटल सिस्टम है ये कंप्लीट होता है। तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।